हिंदी सिनेमा का एक ऐसा अभिनेता जो हमेशा से ही सिल्वर स्क्रीन पर अपने अलग अंदाज के लिए जाना गया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। चाहे उनके सिगार पकड़ने का स्टाइल हो या फिर डायलॉग बोलने का तरीका। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं। उनका हर एक अंदाज लोगों को खूब इम्प्रेस किया। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, राजकुमार की संवाद अदायगी का तरीका इतना रोचक था जो सिल्वर स्क्रीन पर बहुत ही बेबाक दिखता था। ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। और यही बेबाकी उनके निजी जीवन में भी हमेशा बरकरार रही। बाजार के किसी सड़क छाप दर्जी को बुलाकर अपने कफन का माप दे दो, ठीक है, और अपने पालतू कुत्तों से कह दो जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जिनके संवाद आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। को मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। और उन्हीं अविस्मरणीय संवादों में से उनके कुछ संवाद जो काफी लोकप्रिय हैं। आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। राजकुमार की दमदार आवाज में बोला गया ये डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुलभूषण पंडित की, जिन्हें सिल्वर स्क्रीन पर राजकुमार के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ नाम के ही राजकुमार नहीं थे, अपने मिजाज से भी राजकुमार ही थे। दोस्तों, ये तो थी सिल्वर स्क्रीन की बातें, लेकिन इससे इतर उनके निजी जिंदगी का अंदाज भी कहीं कम नहीं था। उनका एक अलग ही अंदाज था, उनकी स्टाइल ही अलग थी। अपने आम बोलचाल की भाषा में भी वो सामने वाले व्यक्ति को जानी कहकर ही संबोधित करते थे। इसलिए सामने वाले को लगता था कि राजकुमार अंदर से अकड़ू हैं, लेकिन इससे राजकुमार साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजकुमार साहब ने ताउम्र अपनी अकड़ को बरकरार रखा। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी। पूरी जिंदगी अपनी अकड़ के साथ जीने के साथ साथ उन्होंने अपनी मौत को भी एक अलग अंदाज दिया, और अपने इसी अकड़ू अंदाज के साथ उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। जिंदगी और नाटक में फर्क है। नाटक को जहां चाहो जब चाहो बदल दो, लेकिन जिंदगी की नाटक की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि राजकुमार साहब की मौत गले के कैंसर की वजह से हुई, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही हैरानी की बात थी कि राजकुमार साहब ने बहुत लंबे अरसे तक अपनी इस बीमारी के राज को छुपा कर रखा, जिसके पीछे उनका एक अपना ही तर्क था, और वो तर्क ये था कि मीडिया वाले उनकी बीमारी का तमाशा बना देंगे। और इस बीमारी के एक ही राजदार थे, और वो थे उनके बेटे पुरु राजकुमार। लेकिन दोस्तों, जब उनकी बीमारी की खबर अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब तक पहुंची, तो वो राजकुमार साहब का हालचाल जानने उनके घर पर पहुंचे। ये क्या हुआ? जैसे ही दिलीप कुमार ने राजकुमार साहब की बीमारी पर अफसोस जताया, तो राजकुमार साहब ने दिलीप साहब को बीच में ही टोकते हुए कहा, जानी हम राजकुमार हैं, हमें सर्दी जुकाम वाली मामूली सी बीमारी थोड़ी ही होगी, हमें तो कैंसर हुआ है। तो जज्बात की भीख सर उठाकर नहीं, सर झुका के मांगी जाती है। कैंसर से पीड़ित राजकुमार साहब का ये अलग ही अंदाज दिलीप साहब को गमगीन कर गया, और वो उल्टे पैर अपने घर को वापस आ गए। मौत के दहलीज पर भी खड़े राजकुमार साहब के चेहरे पर वही रौब रहा जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रखा, एक कंटिन्यूटी की तरह। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में जब जब शानदार संवाद अदायगी का जिक्र होगा, तो उसमें राजकुमार साहब का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
राजकुमार साहब को आज भी सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में गिना जाता है उनके अंदाज की वजह से। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि राजकुमार साहब को असल जिंदगी में भी समझ पाना सबके वश की बाहर की बात थी। दोस्तों, नाना पाटेकर साहब ने एक इंटरव्यू में राजकुमार साहब के बारे में एक खुलासा किया था कि तिरंगा फिल्म के शूटिंग के दौरान उन्होंने राजकुमार साहब के साथ बहुत सा अनमोल पल बिताया। इस आधार पर नाना पाटेकर साहब को यह पता चला कि राजकुमार साहब सिर्फ बाहर से ही सख्त हैं, अंदर से बिल्कुल ही एक नरम इंसान। हमें देवता मत कहो बाबा, हमें अमीरों की ताकत का नहीं, गरीबों की कमजोरी का एहसास है, और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है। एक नेक दिल इंसान। बस अफसोस इस बात का है कि लोग उन्हें समझ नहीं पाए। दोस्तों, राजकुमार साहब से जुड़ी तमाम फिल्मी किस्से ऐसे हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। राजकुमार साहब के सामने कौन खड़ा है, राजकुमार साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी चुटीली बातों से अपने आप को आनंदित कर लिया करते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं सब तमाम किस्सों को जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजकुमार साहब से जुड़े ऐसे ही कुछ रोचक किस्से बताने जा रहे हैं जब उन्होंने बप्पी लाहिड़ी साहब के साथ एक मजाक किया था। मेरे तो एल लग गए। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों पाकीज़ा फिल्म में मीना कुमारी और राजकुमार के रहते हुए भी मीना कुमारी और राजकुमार के सीन अलग अलग शूट किए गए, क्या वजह थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजकुमार 1940 में मुंबई आए और मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। राजकुमार की मुलाकात जेनिफर से हुई जो एक फ्लाइट में अटेंडेंट थी। बाद में दोनों ने शादी रचा ली और जेनिफर ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। राजकुमार का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 में हुआ था। कश्मीरी परिवार में जन्म लेने वाले राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। दोस्तों, राजकुमार मुंबई के जिस थाने में सब इंस्पेक्टर थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार इसी थाने में किसी कारणवश फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए थे। यहीं पर उनकी मुलाकात राजकुमार के साथ हुई। थोड़ी देर की मुलाकात के बाद वो राजकुमार के बात से बहुत ही प्रभावित हुए। मिनिस्टर साहब, गर्म पानी से घर नहीं जलाए जाते, हमारे इरादों से टकराओगे तो सर फोड़ लोगे। उन्होंने अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर अभिनेता राजकुमार को काम करने का प्रस्ताव दे दिया। राजकुमार ने अपनी तुरंत नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, शाही बाजार को बनने में काफी समय लग गया और सब इंस्पेक्टर से परिणत हुए अभिनेता राजकुमार को अपना जीवन यापन करना तक मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने साल 1952 में आई फिल्म रंगीली में एक बेहद छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। ये फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी, कब चली गई, किसी को पता नहीं चला। इसी बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांगी। दोस्तों, शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार ये कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए ठीक नहीं है, और कुछ लोग तो ये कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। साल 1952 से साल 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद तो उन्हें जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उन्हें स्वीकार करते चले गए। इसी बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। दोस्तों,
दोस्तों, साल 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह से अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार ने अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। करते रहो यूनियन जिंदाबाद। इस यूनियन जिंदाबाद के झगड़े में सबकी नौकरी चली जाएगी। उसके बाद तो राजकुमार फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर, दूज का चांद जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वो फिल्मों में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। ये जुल्फ अगर खुल के। साल 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग ही पहचान बना ली। दोस्तों, फिल्म काजल का एक बेहद रोमांटिक गाना छू लेने दो नाजुक होठों को, ये गाना राजकुमार और मीना जी के बीच में फिल्माया जाना था। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक राम महेश्वरी राजकुमार के कड़क अंदाज की वजह से राजकुमार साहब को ये बताने में बहुत हिचकिचा रहे थे। लेकिन जैसे ही राजकुमार साहब को ये बात पता चली, राजकुमार साहब ने राम महेश्वरी से कहा कि जानी, कौन नहीं चाहेगा सिल्वर स्क्रीन पर मीना जी के साथ रोमांस करना। दोस्तों, बताता चलूं कि इस फिल्म में धर्मेंद्र की भी मुख्य भूमिका थी, लेकिन सुर्खियां मीना जी और राजकुमार साहब इस गाने से ले गए। छू लेने दो नाजुक होठों को। साल 1965 में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर अपनी ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया वो संवाद, चिनाय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर चिनाय सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। फिल्म वक्त की कामयाबी के बाद राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज से नहीं बंधे, इसलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्हें हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीज़ा। आप सोती रही मगर आपके पांव जाग उठे और मेरे होशो हवास से खेलने लगे। दोस्तों, सूत्रों की माने तो राजकुमार साहब मीना जी से इश्क कर बैठे थे, लेकिन मन ही मन। और इससे जुड़ा किस्सा ये है कि राजकुमार साहब मीना जी के साथ जब भी सीन करते थे, जब वो उनकी आंखों में आंखें डालते थे, तो राजकुमार साहब जैसे कड़क व्यक्तित्व के धनी अपने संवाद ही भूल जाते थे और बस मीना जी को ही देखते रह जाते थे। दोस्तों, बताता चलूं कि फिल्म पाकीज़ा में धर्मेंद्र को सबसे पहले साइन किया गया था, लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र और मीना जी के रोमांस की अफवाहें 7वें आसमान पर थीं और इससे ही चढ़कर फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही, जो मीना जी के पति थे, उन्होंने इस फिल्म में धर्मेंद्र की जगह राजकुमार साहब को साइन कर लिया। राजकुमार साहब का दिल भी मीना जी पर आ चुका था। दोस्तों, फिल्म पाकीज़ा में ट्रेन वाली सीन में राजकुमार साहब ने जब पहली बार मीना जी के पांव को देखा, तो वो मीना जी की खूबसूरती के मुरीद हो गए। राजकुमार साहब के आंखों में मीना जी के प्रति प्रेम को देखकर कमाल अमरोही चिढ़ने लगे थे और इसका नतीजा ये निकला कि फिल्म पाकीज़ा में राजकुमार और मीना जी के बहुत ही कम सीन एक साथ फिल्माए गए। लेकिन फिल्म का एक गाना बेहद रोमांटिक था, जिसे मीना कुमारी और राजकुमार साहब के साथ फिल्माना बहुत जरूरी था, लेकिन निर्देशक कमाल अमरोही ने फिल्म के इस गाने को और भी बेहतरीन बना दिया। इस गाने में दोनों किरदारों को एक साथ ना दिखाकर
रोमांटिक मौसम और नजारों और खूबसूरत लोकेशन पर ही फोकस किया गया था। और दोस्तों वो गाना था चलो दिलदार चलो। हमें तैयार चलो। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना कम ही कर दिया था। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद ये महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफी करीब है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र पुरु राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरे मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार होने के बाद ही फिल्म उद्योग के लोगों को सूचित करना। शायद ईश्वर को भी उनका अंदाज पसंद आया था। शायद ईश्वर ने ये देख लिया था कि इस बंदे ने खुद ही को इतना बुलंद कर लिया है, अब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, जीवन के अंतिम 2 साल उनके बड़े कष्ट में बीते। दोस्तों, जिस आवाज की दुनिया दीवानी थी, उसी आवाज ने 3 जुलाई 1996 को अपने ही गले में दम तोड़ दिया। राजकुमार, सिल्वर स्क्रीन का राजकुमार, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। ये महफिल मेरे गांव की। राजकुमार साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन रह गए तो राजकुमार साहब के वो किस्से जो अक्सर उनके बेबाकी और कड़क अंदाज को याद करते हुए इन किस्सों को याद करते हैं। और दोस्तों, उन्हीं किस्सों में से एक सबसे दिलचस्प किस्सा है राजकुमार और गोविंदा के बीच। फिल्म जंगबाज की शूटिंग चल रही थी। राजकुमार अपने अंदाज में थे, गोविंदा का भी अंदाज अलग ही था। उसी दौरान गोविंदा ने एक शर्ट पहनी थी। राजकुमार साहब ने उनके शर्ट की बहुत ही तारीफ की। गोविंदा को ऐसा लगा कि राजकुमार साहब को उनकी ये शर्ट बहुत पसंद है। गोविंदा ने अपनी ये शर्ट राजकुमार साहब को गिफ्ट कर दी। राजकुमार साहब ने वो शर्ट ले लिया। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ तुम बहुत जल्द ही समझ जाओगे। लेकिन अगले ही दिन गोविंदा ने देखा कि राजकुमार साहब ने उनकी शर्ट का रुमाल बना लिया है। गोविंदा को ये देखकर बेहद हैरानी हुई, लेकिन क्या करे, राजकुमार साहब का अंदाज ही निराला था। राजकुमार साहब और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से भी जुड़ा है एक रोचक किस्सा। बताया जाता है दोस्तों कि एक पार्टी के दौरान अमिताभ बच्चन और राजकुमार साहब की मुलाकात हुई। अमिताभ बच्चन बहुत ही बढ़िया सूट पहने थे और राजकुमार साहब ने उनके सूट की तरफ देखा और कहा, जानी ये सूट बहुत अच्छा है, इसके दर्जी का पता देना। इससे पहले कि अमिताभ बच्चन कुछ बोल पाते, राजकुमार साहब ने तपाक से कहा, मुझे अपने घर के पर्दे सिलवाने हैं। ये सुनकर अमिताभ बच्चन राजकुमार साहब को देखते रह गए। अच्छा है, जिंदगी में बस यही एक दिन देखना बाकी था। लेकिन कर क्या सकते थे, सामने तो राजकुमार थे। राजकुमार के इसी किस्सों की सूची में ग्लैमर गर्ल जीनत अमान भी शामिल है। हुआ यूं था दोस्तों कि एक पार्टी में जीनत अमान की मुलाकात राजकुमार साहब से हुई। दोस्तों, उन दिनों जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री की एक हॉट केक थी। जब राजकुमार साहब की उस पार्टी में जीनत अमान से मुलाकात हुई तो राजकुमार साहब ने जीनत अमान को कहा, दिखने में खूबसूरत हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती। जीनत अमान राजकुमार साहब को देखते रह गई, लेकिन कर क्या सकती थी, सामने राजकुमार जो थे। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन की जगह राजकुमार थे। प्रकाश मेहरा राजकुमार साहब के साथ जंजीर फिल्म करना चाहते थे और इसलिए राजकुमार साहब से प्रकाश मेहरा उनके घर पर मिलने गए। फिल्म जंजीर की पटकथा प्रकाश मेहरा ने राजकुमार साहब को सुनाई और उसके बाद प्रकाश मेहरा ने यह पेशकश की कि मैं आपको इस फिल्म में इस किरदार के रूप में लेना चाहता हूं। राजकुमार साहब का जवाब था, मैं ये फिल्म तुम्हारी नहीं करूंगा। इसके 2 कारण हैं जानी। पहला ये कि मुझे तुम्हारी शक्ल ही पसंद नहीं, और दूसरा कारण ये है कि तुम्हारे सर से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है। जानी, फिल्म करने की बात तो बहुत दूर है, मैं तुम्हारे साथ अब 1 मिनट भी रह नहीं पाऊंगा। प्रकाश मेहरा राजकुमार साहब को देखते रह गए, लेकिन सिवाय देखने के वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि सामने राजकुमार थे।
दोस्तों एक और ही दिलचस्प किस्सा है। राजकुमार साहब, जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र और धर्मेंद्र, इन तीनों के नामों को लेकर वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे या फिर लोगों को कंफ्यूज करते थे। ये तो आज भी राज का ही विषय है। लेकिन राजकुमार साहब राजेंद्र कुमार को धर्मेंद्र के नाम से संबोधित करते थे और धर्मेंद्र को जितेंद्र के नाम से संबोधित करते थे। जब एक बार धर्मेंद्र साहब ने राजकुमार साहब को टोका तो राजकुमार साहब ने हंसते हुए कहा, जानी नाम में क्या रखा है। धर्मेंद्र राजकुमार साहब को देखते रह गए। कर भी क्या सकते थे, सामने राजकुमार थे। इसी तरह एक पार्टी में मुलाकात राजकुमार साहब की बॉबी लाड़ी से हो गई। राजकुमार साहब ने उनके गले में लटके सोने के चेनों को देखकर कहा था, अच्छा होता एक मंगलसूत्र भी डाल लेते तो बहुत अच्छे दिखते। दोस्तों सन 1965 में राजकुमार साहब एक फिल्म कर रहे थे। फिल्म का नाम था ऊंचे लोग, जिसमें राजकुमार साहब के साथ काम कर रहे थे फिरोज खान। फिल्म की शूटिंग होने लगी। फिरोज खान राजकुमार साहब के चुटिले अंदाज से वाकिफ नहीं थे। फिल्म के एक सीन में फिरोज खान कुछ कर रहे थे। राजकुमार साहब ने उन्हें टोक दिया। उन्होंने राजकुमार साहब को तपाक से कहा, बेहतर होगा आप अपना काम करें। राजकुमार साहब को ये बात सुनने की आदत नहीं थी। उन्होंने फिल्म की शूटिंग ही बंद करवा दी। किसी तरीके से आनन फानन में यूनिट के सारे लोगों ने राजकुमार साहब को मनाया, तब जाके शूटिंग शुरू हुई। दोस्तों फिल्म निर्देशक मेहुल कुमार ने राजकुमार साहब की मौत से जुड़ी एक बात शेयर की थी। मेहुल कुमार के अनुसार राजकुमार साहब ने अपनी मौत की भी प्लानिंग कर रखी थी। मेहुल कुमार साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था, फिल्म मरते दम तक में राजकुमार साहब के मौत के एक सीन को फिल्माया जाना था। हार मेरे को तुम पहना दो, रनत जी बोले पहना दो, जब जाऊंगा तो पता भी नहीं चलेगा। बोले मेहुल कुमार ने कहा था कि मौत का ये सीन राजकुमार साहब ने ये जानबूझकर डलवाया था। मेहुल कुमार के अनुसार राजकुमार साहब अपनी अंतिम यात्रा का ये सीन महसूस करना चाहते थे। जानी अभी पहना लो हार, जब इस दुनिया से जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और हुआ भी ऐसा ही। राजकुमार साहब कब चले गए किसी को पता ही नहीं चला। सूचना तब मिली जब उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। उन्होंने बोला था कि शमशान यात्रा को फिल्म लाइन में एक तमाशा बनाया जाता है। राजकुमार साहब इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन सिल्वर स्क्रीन की वो रौनक भी अपने साथ ले गए। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। हिंदी सिनेमा का सिल्वर स्क्रीन कोई दूसरा राजकुमार अभी तक तो पैदा नहीं कर पाया और शायद 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 कर भी नहीं पाएगा। हम यही सुनना चाहते थे। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।